गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने क्रांतिक ताप निकाला था, बॉयल ताप निकाला था। आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है क्रांतिक ताप और बॉयल ताप में संबंध। चूँकि पिछली क्लास में हम क्रांतिक ताप निकाल चुके हैं, जिसका मान हमारे पास आया था TC इज इक्वल टू 8A/27RB, और साथ ही साथ हम बॉयल ताप भी निकाल चुके थे, जिसका मान हमारे पास आया था A/RB। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं TC इज इक्वल टू 8/27 एंड TB। TC इज क्रिटिकल टेम्परेचर और TB इज बॉयल टेम्परेचर, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हैं TB इज इक्वल टू 27/8 TC। साथ ही साथ अगर हम TC²/PC का मान निकालना चाहें, TC² हमारे पास होता है 8A/27RB का होल स्क्वायर। PC हमने पिछले टॉपिक में निकाला था, वह हमारे पास होता है A/27B²। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 64A/27R²। अगर हम इस इक्वेशन से A की वैल्यू निकालना चाहें, ये इक्वेशन हमारे पास है TC²/PC इज इक्वल टू 64A/27R²। इसको अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो A हमारे पास आ जाएगा 27R²/64 मल्टीप्लाइड बाय TC²/PC। साथ ही साथ अगर हम TC/PC निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 8A/27RB डिवाइडेड बाय A/27B²। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 8B/R, या अगर हम B का मान निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगा R/8 TC/PC। तो इन दोनों इक्वेशंस के यूज़ लेके हम कांस्टेंट्स A और B का मान निकाल सकते हैं। अब हमारा इसी यूनिट का अगला टॉपिक है प्रयोगों द्वारा कांतिक नियतांक ज्ञात करना, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल कांस्टेंट्स का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करने के लिए किसी गैस को जिसका कि हमें क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप का मान ज्ञात करना है, उसको हम एक कांच की नली है हमारे पास T, उसमें भर लेते हैं, जिसका कि संबंध मैनोमीटर M से होता है। मैनोमीटर की दो नलियां हैं A और B, उन दोनों नलियों में पारा भरा रहता है और नली B के ऊपरी भाग में वायु भरी रहती है। ये ऊपर वाले भाग में हमने वायु भरी हुई है, बता रखा है। ये गैस है जिसका कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर निकालना है, वो यहाँ भरी हुई है, और दोनों नलियाँ A और B में पारा भरा हुआ है। नली T के में जिसके क्रांतिक नियतांक का मान ज्ञात करना है, वह गैस द्रवित रूप में भरी जाती है। नली को एक थर्मोस्टेट में रखा जाता है, जिससे कि नली को एक निश्चित ताप पर रखा जा सके। साधारण ताप पर नली में द्रवित गैस का तल स्पष्ट दिखाई देता है। फिर थर्मोस्टेट द्वारा नली के ताप को धीरे धीरे बदलकर वह ताप पढ़ लेते हैं, जिससे कि द्रवित गैस एकदम से गायब होती है और पुनः वापस आती है। इन दोनों ताप का माध्य मान क्रांतिक ताप होता है। इस ताप के संगत वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए नली B के ऊपरी भाग का वायु का आयतन नापकर बॉयल के ताप से दाब की गणना कर लेते हैं, और वह गैस का क्रांतिक दाब होता है। संतृप्त वाष्प का घनत्व ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, जबकि द्रव का घनत्व ताप बढ़ने के साथ घटता है, तथा क्रांतिक बिंदु के समीप दोनों घनत्व लगभग बराबर होते हैं। PA इसमें हमने यहाँ पर P लिया है और यहाँ पर Q लिया है। PQ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो लगभग द्रव व वाष्प के माध्य घनत्व से होकर गुजरती है। बिंदु Q पर, जहाँ पर रेखा दोनों वक्रों को काटती है, ताप
क्रांतिक ताप Tc होता है क्योंकि उस ताप पर द्रव और वाष्प का घनत्व बराबर होता है तथा इस बिंदु O के संगत घनत्व ρC और क्रांतिक बिंदु का घनत्व होता है। इस प्रकार क्रांतिक घनत्व ज्ञात होने पर क्रांतिक आयतन Vc इज इक्वल टू 1/ρC द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि से क्रांतिक नियतांक का गणना की जाती है एक्सपेरिमेंटली। अगला टॉपिक है वॉन डर वाल समानित अवस्था समीकरण, वॉन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। नियतांक A और B का मान जो गैस विशेष के अणुओं के गुणों पर निर्भर करता है अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। इस कमी को दूर करने के लिए यदि अवस्था समीकरण में गैस के दाब, आयतन तथा ताप को क्रमशः क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप और क्रांतिक आयतन से व्यक्त किया जाता है इस प्रकार प्राप्त समीकरण को समानित अवस्था समीकरण कहते हैं। अवस्था समीकरण निकालने के लिए मान लीजिए 1 मोल गैस के दाब, आयतन और ताप क्रमशः P, V और T है और इस गैस के क्रांतिक नियतांक क्रमशः Pc, Vc और Tc है। यदि हम P/Pc, V/Vc और T/Tc को क्रमशः गैस का समानित दाब PR, गैस का समानित आयतन VR और गैस का समानित ताप TR कहते हैं, अर्थात PR इज इक्वल टू होगा P/Pc या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू PR/Pc। इसी तरह से VR इज इक्वल टू होगा V/Vc, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VR/Vc। सिमिलरली TR इज इक्वल टू होगा T/Tc या इसको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं T इज इक्वल टू TR/Tc। अब चूंकि PC हमें पता है, PC दिया जाता है A/27b² से, Vc दिया जाता है 3b से और Tc दिया जाता है 8a/27rb से। देयरफॉर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू PR A/27b², क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू होता है PR/Pc, तो PC हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया A/27b²। सिमिलरली V इज इक्वल टू होता है VR/Vc, तो V इज इक्वल टू VR और Vc का मान हमने रख दिया 3b और सिमिलरली T इज इक्वल टू होता है TR/Tc, तो T इज इक्वल टू TR और Tc हमारे पास है 8a/27rb। अब वॉन डर वाल का अवस्था समीकरण से हमें पता है वॉन डर वाल का अवस्था समीकरण होता है P + A/v², V - B इज इक्वल टू RT। ऊपर वाली इक्वेशन में हमने P, V और T का मान निकाला है, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा PR A/27b² प्लस A ऐसे ही रहेगा। V की जगह हम रख देंगे VR² इंटू 3b का होल स्क्वायर। V की जगह हमने लिख दिया VR3b माइनस B इज इक्वल टू R और T की जगह हमने लिख दिया TR 8a/27rb। इस इक्वेशन में जो टर्म्स कैंसिल हो रही है, इन दोनों टर्म्स, फर्स्ट वाला जो टर्म है इसमें दोनों में 8a/27b² यहाँ फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में है a/9b²। तो हमने a/27b² कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचा 8a, यहाँ पर हमारे पास बचा 3/VR²। सेकेंड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें दोनों टर्म्स में से हम b कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास बचा 3VR और यहाँ से हमारे पास बचा -1। इसी तरह से लास्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 8/8TR और a/27, R से R कैंसिल हो जाएगा और b। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं PR + 3/v² is multiplied by 3VR - 1 is equal to 8t²। यह जो समीकरण है ये किसी भी कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इस समीकरण को वॉन डर वाल का समानित अवस्था समीकरण कहते हैं। इस समीकरण में A और B नियतांक नहीं आते हैं, अतः यह समीकरण उन सभी गैसों के व्यवहार को व्यक्त करता है जिसके लिए समानित ताप, समानित आयतन व समानित दाब समान होते हैं। अगला टॉपिक है वॉन डर वाल फोर्सेस। दो अणुओं के बीच की दूरी जब कुछ एंगस्ट्रॉम की होती है
तो उनके बीच एक हल्का आकर्षणीय बल कार्य करता है जो उन अणुओं को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता है। पर जब उन दोनों के बीच की दूरी और कम होती है तो एक तेज प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस कारण अणु अलग अलग भी रहते हैं। तो अतः अणुओं के बीच लगने वाले बल दो प्रकार के होते हैं, अधिक दूरी वाले बल और कम दूरी वाले बल। अधिक दूरी वाले बल हल्के आकर्षणिक बलों को वॉन डेर वाल बल कहते हैं। ये बल दो अणुओं के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के बीच आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। अधिक दूरी वाले हल्के आकर्षणीय बल जो कि वॉन डेर वाल बल कहलाते हैं, ये दो अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के बीच आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः इनकी प्रकृति स्थिर विद्युतीय होती है। किसी दूरी d पर दोनों बल संतुलित होते हैं। बलों के दो लगने वाले बलों को इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर x एक्सिस पे हमने दूरी रिप्रेजेंट की है। जब दूरी बढ़ती जाती है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है और जब उनके बीच की दूरी कम होती है तो उनके बीच में रिपल्सिव बल होता है। किसी दूरी d पर दोनों बल संतुलित होते हैं। यदि दूरी और कम हो तो उनके बीच विकर्षण का बल तेजी से बढ़ता जाता है और जब अणुओं के बीच दूरी d से अधिक होती है तो आकर्षण एक सीमा तक अधिकतम बढ़ता है और फिर तेजी से घटकर अधिक दूरी पर नगण्य हो जाता है। अध्रुवीय अणुओं के लिए आकर्षण बल r⁷ के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आकर्षणीय बल है अध्रुवीय अणुओं के लिए वो 10⁷ के अनुक्रमानुपाती होता है। अधिक दूरी वाले आकर्षणीय वॉन डेर वाल बल तीन प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है द्विध्रुव बल, जिनको कि डायपोल फोर्सेस कहते हैं। जब दो ध्रुवीय बल पास आते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो द्विध्रुव बल कहलाते हैं। दूसरा है द्विध्रुव उपपादित द्विध्रुव बल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। जब अध्रुवीय अणु किसी ध्रुवीय अणु के पास आता है तो उन दोनों अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या द्विध्रुव उपपादित द्विध्रुव बल कहलाता है। और तीसरी तरह के जो बल होते हैं वो कहलाते हैं विक्षेपण बल या डिस्पर्जन फोर्सेस। जब दो अध्रुवीय अणु पास आते हैं, तो जब दोनों ध्रुवीय अणु पास आते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल द्विध्रुव बल कहलाते हैं। एक अध्रुवीय अणु और दूसरा एक अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय अणु जब पास आते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल द्विध्रुव उपपादित द्विध्रुव बल कहलाता है। और जब दो अध्रुवीय अणु पास आते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल विक्षेपण बल कहलाते हैं। विद्युत ध्रुवीय अणु वह होता है जिस अणु में धन आवेशों का केंद्र एवं ऋण आवेशों का केंद्र एक बिंदु पर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पानी के अणु में धन और ऋण आवेशों के केंद्रों में अंतर होता है। इस प्रकार जब अणु द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, यदि धन एवं ऋण आवेशों का मान Q और उनके बीच की दूरी L हो तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण जो है, जिसको कि हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिखते हैं Q × L। जिन अणुओं में धन और ऋण केंद्र एक बिंदु पर मिलते हैं उन्हें अध्रुवीय अणु कहते हैं। दो ध्रुवीय अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है तो वह दर्शाती है कि दो ध्रुवीय अणुओं के बल आकर्षणीय होता है और यह बल 1/r⁴ के समानुपाती होता है, जहां r दोनों अणुओं के बीच की दूरी होती है। फिर है दूसरी तरह का बल द्विध्रुव उपपादित द्विध्रुव पारस्परिक बल। जब ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के पास में आता है तो वह अध्रुवीय अणु के धन व ऋण आवेशों की स्थिति में थोड़ा अंतर कर देता है और वह भी थोड़े ध्रुवित अणु की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे उपपादित द्विध्रुव कहते हैं। जब ध्रुवीय अणु और उपपादित ध्रुवीय अणु के बीच आकर्षणीय बल उत्पन्न होता है उसे द्विध्रुव एवं उपपादित द्विध्रुव पारस्परिक बल कहते हैं। यह आकर्षणीय बल 1/r⁴ के समानुपाती होता है और आकर्षण ऊर्जा 1/r⁶ के समानुपाती होती है।
तीसरी तरह का बल कहलाता है विक्षेपण बल या डिस्पर्जन बल। जब दो अध्रुवीय अणु पास आते हैं तो उनके बीच के आकर्षण बल को विक्षेपण बल कहते हैं। यद्यपि अध्रुवीय अणु के डायपोल मोमेंट का औसत मान 0 होता है, फिर भी इलेक्ट्रॉनों की लगातार गति करने के कारण कभी कभी अणु द्विध्रुव बन जाता है। यह अणु पास वाले दूसरे अणु के उत्पादन में द्विध्रुव के दूसरे अणु में उत्पादन से द्विध्रुव उत्पन्न करता है। अब उसमें भी आकर्षणीय बल कार्य करता है, उसे विक्षेपण बल कहते हैं। यह बल भी 1/r⁷ के समानुपाती होता है एवं आकर्षण ऊर्जा 1/r⁶ के समानुपाती होती है।